हम आपस में लड़ बैठे तो बैंक को कौन संभालेगा। किसी दिन मैनेजमेंट हमको बैंक से बाहर निकालेगा। एक रहे सेफ रहे। नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग था, जो कि गणेश पांडे के देखरेख में संपन्न हुआ। वहाँ कुछ उपस्थित पदाधिकारी कुछ प्रश्न करना चाहते थे, कुछ जानना चाहते थे, जिसका जवाब वहाँ गणेश पांडे ने देना उचित नहीं समझा। आज उन्होंने मुझे कॉल किया है और ये बताया कि वो अपनी बात, जो प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, हमारे चैनल देसी पत्रकार के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो आइए हम चलते हैं और जानते हैं कि जो सवाल उनसे पूछा जा रहा है, जो प्रश्न है पदाधिकारियों का, उसका वो क्या जवाब देते हैं। प्लीज कम। तो लीजिए दोस्तों, गणेश जी के बुलावे पर हम पहुंच चुके हैं उनके कार्यालय में। गणेश सर नमस्कार, क्या हाल चाल? सब बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस जैसे छोरे हैं वैसे ही हैं। क्या है, क्या समस्या है, क्या बात आप रखना चाहते हैं? कृपया एक एक करके विस्तार से बताएं। मैं कल आप भी थे, हमारी कल 46वीं वार्षिक आम सभा समाप्त हुई है। उसमें बहुत सारे सवाल उठे हैं, बहुत सारे सवाल किए गए थे। उसमें हमने जो भी किया, हमारा जो एजेंडा आइटम था उसके अनुसार, मैंने एजेंडा आइटम के अनुसार मैं चला और मैं उसे पास करा करके, जो कि बिजनेस सेशन का काम होता है, एजेंडा पास करा के अगर किसी पे कोई विरोध होता है, विरोधाभास होता है, तो उसके लिए हम लोग वॉइस वोटिंग करा के उसको पास कराया जाता है। तो जैसे ही हम लोगों ने एजेंडा स्टार्ट किया, हमने पढ़ा, उसके बाद हमने लोगों को जो ओपन सेशन दिया जाता है, मैंने जब ओपन सेशन दिया तो उसमें कुछ एजेंडा पे बात हुई। और जब वॉइस वोटिंग की बात हुई तो वॉइस वोटिंग में जब उन्होंने पास किया तब उन्होंने बोला कि वॉलेट वेटिंग करने के लिए, तो जो कि एक एजीबी में आमतौर पर ये नहीं होता है। खैर, उनकी डिमांड थी। डिमांड जब फिर मैंने कोशिश किया कि मैं उनके और कुछ सवालों पे जाऊं ताकि उनका समाधान, कोई भी हमारा सदस्य इसीलिए एजीबी में आता है कि वो पूर्ण संतुष्ट होकर के जाए। परंतु जब उन्होंने हुटिंग चालू की, या आप बोल सकते हैं कि वो पूर्ण तैयारी में थे, उसके 2-3 रीजन मैं देता हूं। पहले से ही वो एक रिवेल का बैनर बना करके आए थे और सब जगह वो बैनर वो लगवा के रखे थे। अगर आप एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह हमसे सवाल पूछने आते तो आप इस तरह एक ग्रुप, एक झुंड बना करके आप ऐसे नहीं कर सकते थे। आप ओपन सवाल पूछते, मैं ओपन सा जवाब देने के लिए तैयार था, उसमें भी कोई परेशानी नहीं थी। परंतु जो भी चर्चाएं हो रही थी, वो चर्चाएं वीडियो बना करके हमारे बहुत अतिथियों को या बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा जा रहा था। हमारे हिसाब से, हम जो अभी तक अपने कल्चर में सीखे हैं, बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघ में जो डिसिप्लिन मेंटेन होता है कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग एक पारिवारिक मिलन समारोह की तरह होता है, जिसका मुखिया होता है, उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है। एक घर का जो हमारा बड़ा फंक्शन, जैसे शादी विवाह होता है ना, गेस्ट आते हैं, रुकते हैं, उनको विदाई करना है और एक बड़ा फंक्शन होता है। तो जब इस तरह का कोई घर में पारिवारिक सम्मेलन होता है, तो जो मुखिया होता है उसका वो ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है कि उस कार्यक्रम को सफल बनाए निर्विवाद। परंतु कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा आ ही जाता है जो विरोधाभास होता है। मैं उस मंच से उसके सभी सवालों का जवाब देने गया था, परंतु जब इस तरह की घटनाएं शुरू हुई, हुटिंग स्टार्ट हुई, तो मुझे लगा कि ये डिफेम करने का एक और तरीका अपनाया गया है। खैर, हमने उसमें भी प्रयास किया और मिनट्स पास करके जो इसका शेड्यूल होता है बिजनेस सेशन का, मैंने नियमतः उसको पूरा किया। परंतु बाद में जब सभी मेंबर खाना पीना खा करके चले गए तो उन्होंने कुछ वीडियो बनाया उस हॉल में जाकर के। उस वीडियो में कुछ सवाल उन्होंने किया है, उनका अधिकार है और मैं सवाल के लिए तैयार भी हूं। जनरली मैं सोशल मीडिया पे नहीं जाता, ना मैं कभी उनके बहुत सारे वायरल वीडियो को भी मैं ना देखता हूं, ना मैं उनको रिप्लाई करता हूं, क्योंकि मैं फेस टू फेस जवाब देने में ज्यादा विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि अगर हमारे खिलाफ कोई सवाल है तो आप हमसे पूछिए, आप इंडिया के खिलाफ सवाल है तो आप पाकिस्तान से नहीं पूछिए, आप हमसे पूछिए। मैं अकाउंटेबल हूं तो मैं जवाब दूंगा, जो कि होना भी चाहिए। अगर आप मेरे सवाल से संतुष्ट, जवाब से संतुष्ट न हो, तो फिर आप जहां चाहे आप वहां सवाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीएस रिपोर्ट में एक एक्सपेंसेस था 16,52,000 का, जो कि एजीबी में खर्च होता है। और जब वो लोग इलेक्शन की बात करते हैं और इलेक्शन में आना चाहते हैं, तो उनको, मैं अपने मित्रों को ये जरूर बोलना चाहूंगा कि पहले जानकारी लें।
आप अपने कर्मचारियों को जो हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं, उन्हें कृपया बरगलाएं नहीं, इमेज और प्रतिष्ठा बना के रखें, क्योंकि इसका असर बिहार के बाहर जो लोग पोस्टेड है ना उनके ऊपर पड़ता है, उनकी पोस्टिंग, उनकी गरिमा पे पड़ती है। आप इस तरह का जो इमेज क्रिएट करना चाहते हैं बिहार से, उस पर किसी का भला नहीं होगा। एजीबी मीटिंग एक्सपेंसेस 16,53,122 रुपए का उन्होंने किया कि एक एजीबी में 16 लाख का खर्च होता है। शायद जानकारी का अभाव हो, एक्सपीरियंस नहीं हो उनको, इसलिए बहुत तरह का वो सवाल करते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। क्योंकि जो इनको गाइड कर रहे हैं, जिनके द्वारा ये लोग बनाए गए हैं, उनको भी शायद संविधान की जानकारी नहीं है, ट्रेड यूनियन की जानकारी नहीं है। बस उनका मकसद है बिहार में बंटवारा होना चाहिए, बिहार का विभाजन होना चाहिए, संगठन टूटना चाहिए, बस उनका वही पर्पस है। और हम इस संगठन को बचाने के लिए हर वो काम करेंगे जिससे हमारा संगठन बचे और हमारे अधिकारियों की हित संरक्षित रहे। बताना चाहता हूं 22 अप्रैल 2023 को हमारा एजीबी हुआ था पहला, और एक 9 मार्च 2024 को हमारा एजीबी हुआ था, जो दोनों की ये कॉपियां इस जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट में 27 नंबर पेज पे से लेके 29-30 नंबर पेज पे वर्णित है। इसमें जो एजीबी मीटिंग एक्सपेंसेस है वो 22 अप्रैल 2023 और 9 मार्च 2024 दो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूडेड है। तो एक जो वो बोल रहे हैं कि 16 लाख खर्च हुआ है, वो उनको पहले अपने दिमाग से निकाल लेना चाहिए। फिर उन्होंने एक सवाल किया कि एजीबी मीटिंग में बहुत सारे अभी करने का जरूरत नहीं था, फिर दोबारा इलेक्शन के बाद, इलेक्शन का टर्म है तो फिर हमको एजीबी मीटिंग में जाना पड़ेगा। तो हमारे मित्रों को ये शायद पता नहीं है कि एजीबी मीटिंग एक संवैधानिक जरूरत है जिसको होना ही चाहिए, और जो नहीं कराने पे हमें नोटिस और ये सब भी आ जाते हैं ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के यहाँ से, अगर समय पे हम लोग नहीं चलते हैं। अगर ऐसा कहीं होता है, हमारा टेन्योर 22 मई को पूरा हो रहा है, आज 12 है, 22 मई को हमारा टेन्योर पूरा हो रहा है। उसके बाद इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस जो शेड्यूल है उसे मैं भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। 9 तारीख को हमारा इसी मीटिंग था। प्रिंटिंग में ये कम से कम तो 20 दिन पहले गए होंगे। अगर हमारा अमेंडमेंट का अगर कोई सिद्धांत होता जो वो बताना चाहते हैं, तो अमेंडमेंट जब भी होता है तो जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट के पीछे में अमेंडमेंट, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है और प्रेजेंट अमेंडमेंट दोनों नोटेड होता है, ताकि हमारे मेंबर इसको देखें, समझे, तब पास करें। जबकि हमारे जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट को आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कोई उस तरह की चीजें नहीं थी। एक तरफ वो हमें बोलते हैं कि आप कोएप्टेड जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको संशोधन का अधिकार नहीं है। चलिए मैं ये मान लेता हूं। 9 तारीख को हमारी इसी मीटिंग हुई, जब हमने ये क्लियर किया कि हमारा कोई संशोधन का समय नहीं है, मैं कोई संशोधन नहीं कर सकता। मैं ये चाहता हूं कि जो पार्टी पूर्ण बहुमत में आए उसे जो संशोधन करना है वो करे। इसका ये प्रमाण है कि मैंने इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं कराया। 9 के बाद तो ये प्रिंटिंग में गया नहीं होगा, क्योंकि 11 को हमारा जनरल सेक्रेटरी एजीबी था। उन्होंने इसको भी नहीं माना। तो 10 को एक तरफ वो हमको बोलते हैं कि आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। 9 को जब हमने अपने इसी मीटिंग में डिक्लेयर किया कि हम कोई अमेंडमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं पहले की तरह इस बार भी, तो उन्होंने 10 की रात को हमको एक ओपन लेटर लिखा, सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए कि मैं इस चीज को कराना चाहता हूं, ये लोग नहीं कर रहे हैं। एक ओपन लेटर उन्होंने हमारे फेडरेशन को भी दिया, हमें भी लिखा कि आप ये पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो उन्होंने दिया है मुझे, रिमूवल क्लाउज और रिटायरीज को हटाने का क्लाउज। एक तरफ आप हमको बोलते हैं कि आप अमेंडमेंट का अधिकार नहीं है, दूसरी तरफ आप हमें नोटिस देते हैं, ये उनकी अज्ञानता है कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिए। ये पूर्णतः उनकी अज्ञानता है या जो उनको जानकारी नहीं है। जितने भी डिमांड उन्होंने बोला, एक भी बातें उनको न कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करते हैं न किसी चीज से, और हम इस पोस्ट पे रह के इस जगह पे बिना कॉन्स्टिट्यूशन के चल नहीं सकते। दूसरी बात जो उन्होंने बोली, एक वीडियो में अभी देख रहा था या किसी ने बोला कि रिटर्निंग हमारा वो जो सब्सक्रिप्शन का फीस है, तो जब कभी भी एजीबी में कोई भी चीज पास हो जाता है वो इमीडिएट इम्प्लीमेंट हो जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अगर हमें सब्सक्रिप्शन बढ़ाना होता तो ये पिछले साल एजीबी के बाद 9 मार्च के बाद ही ये बढ़ गया होता, ये बढ़ा नहीं है। इसका मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसे बढ़ने के लिए प्रेषित नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया। ये हमारा शुरू से था, ना इस बार के एजेंडा में हमारे था, ना पिछले एजेंडा में था। ये पास कराया गया होगा, पूर्व महासचिव थे उस समय,
तो उस समय एजेंडा में डाला गया वो होगा, परंतु हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए उस समय जो देना चाहिए था वो हम लोगों ने नहीं भेजा, पहला उनका जवाब। इसलिए सब्सक्रिप्शन का कोई भी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर के उसको पास कराया जाता है एजीबी में। मैं अपने छोटे भाई लोग को ये जरूर बता दूं कि रिटर्निंग ऑफिसर सिर्फ इलेक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट देते हैं। ये जो प्रतिवेदन होता है महासचिव का होता है, जनरल सेक्रेटरी का, वो प्रतिवेदन महासचिव बनाते हैं और इसको आम जनता पास करती है कि न कि इलेक्शन कमिश्नर के चीजों को पास कराया जाता है। जिस मुद्दा पे वो बात कर रहे थे उस दिन बोल रहे थे हमको कि इस मुद्दा को देखा जाए। एजेंडा नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 और 2 सब्सक्रिप्शन का तो मैंने बता दिया कि अगर होना होता तो वो 9 मार्च के बाद ही स्टार्ट हो जाता, वो हम लोगों ने किया ही नहीं है। दूसरा जो उनका जो कमिटी से बाहर निकालने का था, जब एजीबी हुआ, जिन लोगों का नाम है इसमें वो उस समय हमारे प्रेजेंट कमेटी के मेंबर थे और इसी मीटिंग में वो लोग प्रेजेंट नहीं हुए। इसी मीटिंग में उन्हें प्रेजेंट होना चाहिए था, प्रेजेंट नहीं हुए। और जो लोग प्रेजेंट नहीं थे आज वो लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे कि ये यहां नहीं होना चाहिए था। आप उस मीटिंग में क्यों नहीं आए? ऐसा क्या बात हो गया? क्यों नहीं आए ये भी सबको पता है, किसके कारण आप लोग नहीं आए ये भी पता है। और मेंबर आए थे, आपको भी उस मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए था। फिर उन्होंने एक सवाल किया कि बाउंसर बुलाया गया था। ये भी मुझे सुनने को आया कि बाउंसर बुलाया गया था। बाउंसर हमने बुलाया कि वो लोग ले करके आए थे, इसका स्पष्टीकरण तो उन लोग को देना चाहिए। जहां तक मुझे खबर है, मुझे बीच में ये बोला गया कि बाहर कुछ लोग छपरा से आके खड़े हैं, तो मैंने बोला कि कृपया उन्हें अंदर ले आइए, मीटिंग में बैठाइए ताकि वो भी लोग इसका पार्ट बन सके ऐतिहासिक। तो बोला गया कि नहीं, बैंक के स्टाफ नहीं है, वो छपरा के बाहर के स्टाफ, मतलब बैंक के बाहर के लोग हैं जिनको बुलाया गया है। तो हम बोले जो भी हो, जिनको अगर बुलाया गया है उनको लाइए, खाना पीना खिलाइए और बैठाया जाए। तो अफवाहें तो मेरे पास भी बहुत सारी आई, उनके पास भी गई होगी। तो और बाउंसर किसने बुलाया ये स्पष्ट करना मुश्किल है, क्योंकि मुझे जहां तक खबर आई कि बाउंसर का और इस तरह का मतलब उनका पूरा ये था कि हम लोग इस वीडियो को वायरल करें, हर चीज को मुद्दा बनाए ताकि उनको कुछ पब्लिक में नाम मिल सके। उनका वही मुद्दा था, किसी तरह इस एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग को बंद कराना या इसे भ्रमित करने, आम मेंबर में भ्रमण का ही उनका प्रचार चलता है। उन्होंने कहा कि एजीबी इस समय नहीं होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। एजीबी संवैधानिक है, उसको इसी समय होना चाहिए। जैसे ही हमारा अकाउंट पास हो जाता है, हमारे 2 वर्ष का अकाउंट जो मैंने बोला फरवरी में हो गया था, तो उस वर्ष का अकाउंट पास नहीं हुआ था। और ये साल मैं ये चाहता था कि जब तक इलेक्शन में स्टार्ट करूं तो एजीबी करके जो भी आय व्यय का या जनरल सेक्रेटरी का रिपोर्ट है एजीबी के पहले वो पुरानी सभी चीजों को पास करा लिया जाए, ताकि नई जो टीम आए वो अपने हिसाब से काम करे, उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी ना हो किसी चीज को पास कराने की। और ये एक तरह का नैतिकता भी होना चाहिए कि हम अपने कार्य की समीक्षा खुद करवाएं, न कि दूसरे को दें कि आप मेरी कार्य की समीक्षा करवा दीजिए। एक बात ये हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप एजीबी का इलेक्शन का डेट दीजिए। इलेक्शन का डेट अभी कैसे दे सकते थे? एक इलेक्शन कराने में पहले ईसी मीटिंग होती है, ईसी डिसीजन लेता है, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करता है और उसके बाद इलेक्शन चालू होते हैं। एक इलेक्शन कराने में जो हमारे संविधान में है वो 63 to 64 डेज लगते हैं, जो पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। एक पार्टिकुलर डेट आप उसको दे नहीं सकते कि इतने तारीख को इलेक्शन होगा। ये उनकी अज्ञानता है। मैं फिर बोलूंगा कि भाई आप लोग अगर कुछ करना चाहते हैं पढ़ें और पब्लिक को भ्रमित ना करें। ब्रांच में बैठ के, ऑफिस में बैठ करके आप किसी तरह का सोशल मीडिया में कोई चीज़ डाल देते हैं, आपके देख के अगर कोई और डाल दे तो सोशल मीडिया पॉलिसी का वायलेशन हो सकता है। आज आपके किसी के साथ अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, 4 साल के बाद होंगे कि नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह काम खुद भी ना करें और लोगों को प्रेरित भी ना करें गलत, क्योंकि नौकरी है, नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत सारे हमारे अधिकारी इस चीज़ को भोग भी चुके हैं। मैं सारी बातें मन से रखना चाहता था, बट जो रिबेल का बैनर, हुटिंग और एक सवाल पे सवाल, आपका सवाल हुआ और जवाब हुआ, फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जैसे मैंने बताया कि इसका मुखिया होने के कारण ये मुझ पर जिम्मेवारी थी कि मैं बिहार की प्रतिष्ठा को बचा के रखूं, क्योंकि प्रबंधन एसोसिएशन सबसे लोग आए थे। जितना देर मैं जवाब देता उतना लोग देर वो हुटिंग करते और इसका वीडियो बाहर कई जगह जा रहा था और कई जगह से मुझे फ़ोन आ रहा था कि इस तरह की उन लोग का प्लानिंग चल रहा है बैनर लेकर के कि
किसी तरह इसको बंद किया जाए मीटिंग को, ताकि जो लोग आने वाले हैं, बिहार का जो इमेज बनाने का प्रयास कर रहे थे उसे खत्म किया जाए, ताकि एक माहौल बन सके। पर उनके ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। हम लोग तजुर्बे के साथ, 15 साल से मैं ट्रेड यूनियन में हूँ, काफ़ी लोगों के साथ मैंने 2-3 टर्म काम किया है और हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है। इसको मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर लोगों ने एक साथ खड़े होकर अगर इस जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट को पास कराया पूर्ण बहुमत से, करीब 80-90% लोगों को अगर लोगों ने इसको पास कराया, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी और वो है। इस कारण से विवाद करना हमारा कोई मुद्दा नहीं है। फिर उनका सवाल था इलेक्शन का। 22 मई को हमारा टर्म पूरा होगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग की बैठक बुलाई जाएगी और डिसीजन होगा। अब एक सवाल उठता है कि मैंने लास्ट इसी मीटिंग में ये डिसीजन क्यों नहीं लिया, कब होगा? तो शायद फिर मैं बोलूँगा कि उन लोग को जानकारी नहीं है, और वो होता है ना, एक बोला तो 100 बोल दिया, होगा 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 होगा, बिना किसी जानकारी का। और इससे आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित मतलब उनको गलत चीज़ सिखाया जा रहा है, जिससे वो आज न कल कहीं ना कहीं किसी चीज़ में फंस सकते हैं। तो मेरा यही कहना था कि जो लोग ट्रांसफ़र होकर के आ रहे हैं बिहार में, जो लोग जाना था वो चले गए। जब इसी मीटिंग डिसाइड करती है कि हम रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हैं, उनको एक वैलिड इलेक्शन 6B, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 6B में सारा चीज़ वर्णित है कि कैसे किया जाता है, कैसे आप कर सकते हैं इलेक्शन। पर उन्हें जानकारी नहीं, इसलिए आज डेट दीजिए। ठीक है, चलिए, आपको जानकारी नहीं, मैं बता देता हूँ। इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है, फिर उनको वैलिड लिस्ट दिया जाता है वोटर्स का, जैसे इलेक्शंस में होते हैं। वैलिड वोटर कौन है? जो हमारे मेंबर हैं, जिनका सब्सक्रिप्शन हमारे यूनिट में कटा हो, जो हमारे यूनिट के मेंबर हो। आज अगर हम लिस्ट देते या पिछले महीने भी देते, तो जितने लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है, जो ट्रांसफ़र है, उसमें कुछ लोग रुकेंगे, कुछ लोग जाएंगे। बहुत का जेन्युइन इश्यूज़ है, हम लोगों ने प्रयास किया है, तो बहुत सारे लोगों का रुका है, जो कि ट्रांसफ़र रोटेशन पॉलिसी के तहत था, और लोग रुके हैं। कुछ के लिए मैं प्रबंधन वर्ग का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि जेन्युइन इश्यूज़ बिहार का उन्होंने सुना है और उसको पालन भी करवाया है। तो वो वैलिड लिस्ट बन नहीं पाता कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। ये एक मुद्दा हुआ। दूसरा, जो लोग 120-25 लोग 5 जोन में हमारे आ रहे हैं, तो वो हमारे भावी वोटर हैं और उनको वोट देना है। मैं जब तक उनका सब्सक्रिप्शन नहीं आता, जब वो ज्वाइन नहीं कर लेते HRMS में, सिस्टम में सब्सक्रिप्शन नहीं आता है, मैं कौन होता हूँ उनको वोटिंग राइट से वंचित करने वाला? वो कौन होते हैं उनको वोटिंग राइट से वंचित करने वाले? उनका पर्पस था कि नए लोग जो आ रहे हैं उनको वोटिंग राइट से वंचित किया जाए, उन्हें वोटिंग न कराया जाए, क्योंकि आने वाले टर्म में कोई भी जो भी जीत कर आएगा उनको वही वोट देंगे। और जो आ रहे हैं, कहीं उनमें कोई खड़ा होना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मैं उनके इस अधिकार को हनन करने वाला, हटाने वाला कोई नहीं हूँ। अगर उनका मन होगा इलेक्शन लड़ने का, तो मैं कौन होता उसे रोकने वाला? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सबका उचित अधिकार है। पर चूंकि फिर मैं वही बात बोलूँगा कि हंगामा करना सिर्फ मकसद है, बिना जानकारी के लोगों को भड़काने का, बिहार यूनिट को किसी तरह बदनाम करने का। और जो भी बच्चे हैं इसमें हैं वो अच्छे हैं, मैं ये, चूंकि मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ, रहता हूँ, पर जहाँ से भी ये गाइडेड हो रहे हैं, जो इनको गाइडेड कर रहे हैं, जहाँ से भी ये भ्रमित हो रहे हैं, मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ, बिहार इकाई बहुत मजबूत इकाई है। सब लोगों ने प्रयास करके देख लिया, पर बिहार इकाई आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी है। अप्स डाउन सबके लाइफ में आते हैं, सब संगठन में होता है, कभी अप्स है तो कभी डाउन्स है, बट स्ट्रगल पीरियड होता है। बट नाउ वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और आने वाले समय में मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार इकाई बहुत वाइब्रेंट और स्ट्रॉन्ग यूनिट होगी। इस इलेक्शन के बाद लोगों में सभी तरह की भ्रांतियां निकल जाएगी। इलेक्शंस समय पे होंगे, जैसे ही ड्यू होते हैं 22 को हम अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलाएंगे और हम लोग डिसाइड करेंगे। उसके पहले वोटर लिस्ट, जो मैंने बोला प्राइम मुद्दा हमारा, जो वोटर लिस्ट, वो फाइनल होना चाहिए। अगर मैं किसी को वंचित कर दूं तो आने के बाद वो 3 साल यही बोलेंगे किसी को भी, मैंने आपको वोट दे करके नहीं जिताया है, आप जिससे जीते हैं उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या ये बात सुनने के लिए लोग तैयार हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग हर साल होते हैं, उससे मतलब नहीं है, बट इलेक्शन टाइम में जब होता है तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया जाता है किन किन बातों का। क्योंकि मैं हमेशा इसका पार्ट रहा हूँ, बहुत बारीकियों से इसका देखता आया हूँ, तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। एजीबी में जो उन्होंने सवाल उठाया कि इस समय कराने का, मैंने बताया कि वो संविधान
2 अकाउंटिंग ईयर था, उसको दोनों को पास कराना था। बैलेंस शीट ऑडिट होने के बाद तुरंत आपको मेंबर के पास उसको पास कराना है। दूसरा कि मैं अपने टर्म का बैलेंस शीट नए जो भी चुने जाने वाले हैं उनके ऊपर क्यों डाला जाए। मैं ये चाहता था कि हमारे टर्म का है या जिसके भी टर्म का है वो काम इस टर्म में हो, ताकि नए लोग अपने नए तरीके से काम कर सके। और ज़्यादातर तो मैं सोशल मीडिया और इस पर बहुत ज़्यादा वो देता नहीं हूँ। कुछ जो सवाल मैंने वो स्टार्ट किए थे, मैंने सुना या मेरे कानों तक आया, मैंने उसका वर्णन किया है। जहाँ तक ये बातें हैं कि उनका नाम कुछ कूपन बेचने या लॉटरी बेचने क्या है, जो वो बोल रहे थे उस टाइम पे, जो इसमें वर्णित है, अगर उनका थर्ड पार्टी प्रोडक्ट और इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं अभी भी अपने मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अगर हमारे संविधान में कोई भी जगह बचती है जिससे उसको संविधान में उनका नाम हटाया जा सके, तो मैं ये पूरा प्रयास करूंगा कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम इस तरह से नहीं आए। मैं पूरा प्रयास करूंगा क्योंकि वो हमारे ही मेंबर हैं। और उनका बाउंसर का तो मैंने आपको बता दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन को बुला के बैठाया गया है। फिर मैं वही बोलूँगा कि तजुर्बा, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर इसमें पीछे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। आप मनीष जी मीडिया से हैं, आपको पूर्वत मालूम होगा कि जब कभी भी कोई ऐसा सभा बुलाई जाती है जिसमें ये पता होता है कि हमारे पास 200-300 लोग आएंगे, तो हम लोग सर्वप्रथम जो पत्र देते हैं वो यातायात डीएसपी को देते हैं, एसपी को देते हैं, पुलिस प्रशासन को देते हैं, जिसमें हम लोग ये आग्रह करते हैं कि हमारा एक सभा होने वाला है, इसमें यातायात की व्यवस्था की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि यातायात बाधित न हो। सुरक्षा का भी व्यवस्था किया जाए ताकि किसी तरह की कोई वहाँ घटना न घटे। और हम लोग सोशल मीडिया को भी इन्विटेशन देते हैं कि आप इस मीडिया में इसको कवर भी करें। तो इस हिसाब से हर वर्ष, प्रति वर्ष बिहार सरकार के द्वारा यातायात की व्यवस्था के लिए पुलिस डिप्यूट किए जाते हैं और अंदर अच्छा माहौल रहे इसलिए पुलिस प्रशासन के लोग भी आकर के वहाँ बैठते हैं, जो कि एक संवैधानिक है। नहीं देने पे भी एक्शन होता है। तो हम लोग उस कारण से पुलिस प्रशासन भी हर साल आते, ये जानकारी उनको होनी चाहिए थी, बट उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को भ्रमित करने के लिए, बाउंसर के लिए, पुलिस के लिए बहुत सारी बातें को उन्होंने मीडिया पे उछाला है। मुद्दा तो शायद उनका कुछ और भी रहा होगा, बट मैंने बोला कि ये उन्होंने जो 16,52,000, 54,000 जिस तरह की बातों उन्होंने कही है। हाँ, अब उनका एक और जो मुझे प्रश्न याद आ रहा है कि अगर इलेक्शन होता है तो फिर से एजीबी करना पड़ेगा। मैं अपने मित्र को फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि मित्र, जब भी इस तरह के फंक्शन होते हैं या होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं, एजीबी का अपना अलग पैनल है और इलेक्शन का अपना अलग प्रक्रिया है। एजीबी अपने समय पे होगी, ऑडिट होते के साथ एजीबी कराना है, वो संवैधानिक दायित्व है, वो पूरा करना है। एजीबी का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ही अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर को। तो उन्होंने कहा कि फिर से एक एजीबी बुलानी पड़ेगी। मैं फिर उनको बताता हूं कि फिर एक बार आप लोग फिर पढ़ें, तब आपको शायद अंदाज होगा। हमारा आर्टिकल 8B स्पेशल एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग की चर्चा करता है, जिसमें कोरम होता है। जब भी कोई पद पे जीत के आता है, अपने लोगों को धन्यवाद ज्ञापन के लिए, सहयोग के लिए एक कहीं ना कहीं छोटा क्लस्टर मीटिंग करता है, बुलाता है, जिसमें 150-200 लोग प्रेजेंट होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर उसी सभा में आकर के वो नोटिस देता है, इलेक्शन कमिश्नर वो रिपोर्ट देता है जिसमें इलेक्शन में वो जीते हैं, उसको हम लोग स्पेशल एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के नाम से बुलाते हैं, जिसमें ना कोई खर्च है आपको बहुत ज़्यादा, और जीतने के बाद वो आप वो करते ही है क्लस्टर मीटिंग। लोगों ने अगर आपको सहयोग करके जिताया तो आपका कर्तव्य है कि आप उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करें, आप उनके आभार प्रकट करें, और उसके लिए हम लोग मीडिया, अब हम लोग क्लस्टर मीट बुलाते हैं और उसमें ये होती बहुत सारी, अभी विदर्भ यूनिट, इसके पहले भी बहुत बार हुआ है। आप इलेक्शन के कारण एजीबी को नहीं टाल सकते, एजीबी का अलग महत्व है। वार्षिक आम सभा आम जनता का होता है, उसको आप टाल नहीं सकते, उनके अधिकारों को वंचित नहीं कर सकते। इलेक्शन जब ड्यू होगा, इलेक्शन होगा। मैं आज भी बोलता हूँ, जिस दिन वैलिड वोटर का लिस्ट बन जाएगा, 1-2 महीने में लोग ज्वाइन कर लेंगे। राजकोट से लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी जगह हैं कि लोग अभी रिलीव नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि कितने लोग रुक रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। जैसे ही स्पष्ट हो जाएगा, लोग ज्वाइन करेंगे, वैलिड वोटर लिस्ट बनेगा और इलेक्शन होगा। शायद मेरे इस वीडियो के बाद फिर उनकी कोई प्रतिक्रिया आए, पर मैं अपने बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघ के सभी कर्मठ
अधिकारियों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है। मैं अब शायद हर वीडियो का रिप्लाई न दे पाऊँ, परंतु इतना जो मुझे कल बोलना था, जो शायद मैं अपना बिहार इकाई की प्रतिष्ठा रखने के लिए या उनके इस व्यवहार को, जिसके कारण हमारा इमेज जा रहा था, मुखिया होने के नाते हमें उस प्रोग्राम को, एनुअल जनरल बॉडी में को सफल बनाना था। ये मेरा परम दायित्व था। किसी तरह की कोई गलती होती, लड़ाई झगड़ा होता या कोई भी माहौल बनता तो उसकी सारी जिम्मेवारी मैं अपने पर लेता। मैंने नियमतः जितने काम थे वो सारा किया, एजेंडा वाइज मैंने किया, एजेंडा पास हुआ, अकाउंट्स पास हुए, सब कुछ की चर्चा हुई, इलेक्शन भी जल्द डिक्लेयर हो गए। जो मैंने उसमें बताया प्रक्रिया में, वो जल्द से जल्द खत्म होंगे। और कोई भी सवाल है तो अब मैं आज भी अपील करूंगा, अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे करें। सोशल मीडिया आपको जवाब देने नहीं इस इकाई का मुखिया होने के नाते आपके द्वारा दी गई जो जिम्मेवारी है मुझ पे, उसके नाते ये मेरा परम कर्तव्य था, धर्म था कि मैं इस आयोजन को सफल बनाऊं, ताकि पूरे बिहार के बाहर जो लोग भी हमारे बिहार इकाई के हैं, बिहार के सदस्य हैं, जो बाहर पोस्टेड हैं, उनको किसी तरह की कोई बात को सुनना न पड़े। बहुत सारे सोशल मीडिया पे चीज़ों को भेज दिया गया है जिनसे हमें तो नहीं, बट बाहर के लोगों को बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। उनको ध्यान रखना चाहिए। सफल करने में, इस आयोजन को सफल करने में जो भी किया जा सकता था वो मैंने किया। जो आपके हित के लिए अच्छा था मैंने वो किया। और आपको बहुत बहुत आभार, जितने भी लोग हमारे आए थे फेडरेशन से और हमारे मैनेजमेंट साइड से, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो मेंबर दूर दराज इलाकों से आए थे, मैं उन सबों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और ये आश्वस्त करता हूं कि जिन्हें भय होगा वो हल्ला करते हैं, जिनमें भय नहीं था मैं शांत अपने काम में लगा था। मेरी पूरी टीम के लोग पूरी कॉन्फिडेंस से पूरा का पूरा एजीबी आयोजित किए। किसी के मन में, किसी के चेहरे पे कोई शिकन शिकस्त नहीं थी। हम लोग लोगों ने लाखों चीज भेजे होंगे ग्रुप में, पर हमने कोई रिप्लाई नहीं किया। हमारा पर्पस था एजीबी आयोजन करना। हम अपने हर कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और इसके पीछे हमारा कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका सहयोग है, आपका विश्वास जो हमारे ऊपर है वो हमारा सहयोग है। और ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपका इकाई, आप जो भी मेंबर हैं, वो आपके साथ स्ट्रांगली हर वक्त खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। आने वाले दिनों में भी यह यूनिट एक वाइब्रेंट यूनिट की तरह उभरेगी, जो आप सबों के सहयोग से लूटेगी। यूनाइटेड रहे, एकजुट रहे लोग। जैसे हमारे महासचिव फेडरेशन ने बोला था, बटोगे तो कटोगे, ये उनका एक नारा था जो मैं भी मानता हूं। वो काफी हमारे वाइब्रेंट लीडर हैं। आज इतनी बड़ी यूनिट को, 26,000 अधिकारियों के संगठन को, पूरे सभी अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए हर वक्त प्रयासरत रहते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। तो मैं लास्ट में, चूंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आप लोगों से अपील है कि एक बार सुने जरूर और किसी बातों पे भ्रमित ना हो। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, मेरा नंबर है आप लोगों के पास, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी सवाल को डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कि कोई ग्रुप बना करके आएगा तभी मैं एक जवाब दूंगा। मैं आई एम ऑलवेज रेडी। आप किसी भी समय कोई भी सवाल जो आपके जहन में आता है आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपका रिप्लाई दूंगा, जो सही सवाल हो। कुछ भी आप पूछें, वो जरूरी नहीं कि मैं रिप्लाई दूं, बट जो सही सवाल होगा, जिसका वर्णन होगा, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। कॉन्फिडेंस रहे, आत्मविश्वास से काम करें, बैंकिंग नियमों का पालन करें और संगठन के साथ जुड़ के रहें। और एक मैं आपको एक लास्ट चीज, 2 मिनट का एक और समय दूंगा। आप ये मान के चलें कि अगर आपको 1 रुपए का भी बेनिफिट अगर बैंक देती है तो वो कैसे आता है? आपकी सैलरी बढ़ती है, वो द्विपक्षीय वार्ता होती है, बाइपेटाइट सेटलमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं। वो कैसे आता है? मैनेजमेंट और एसोसिएशन दोनों साथ बैठती है। हमारे एसोसिएशन में जितना ताकत होगा हम उतना ज्यादा ले सकते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि हम कमजोर हैं तो हम उतना ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है, 2 पक्ष बैठते हैं तो दोनों में कौन पावरफुल है, उस पर डिपेंड करता है समझौता कहां तक जाएगा। हमारी शक्ति आप हैं, आम जनता है, आम मेंबर है, जितने हमारे ऑफिसर्स हैं। आप और हम एक साथ रहेंगे, मैनेजमेंट से जम के जो भी हमारे जेन्युइन डिमांड्स होंगे अधिकारियों के हितों के संरक्षण के लिए, मैं स्ट्रांगली आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। मैं प्रबंधन, एसोसिएशन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने आम जनता को भी, मेंबर्स को भी, अधिकारियों को भी गणेश पांडे की तरफ से बहुत बहुत आभार। बिहार इकाई के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद गणेश जी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे गणेश पांडे। आप साथियों के कई अनगिनत सवाल इनके पास गया। इन्होंने कहा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से मैं अपनी बात रख सकूं। तो दोस्तों हमारा जो देसी पत्रकार मनीष महिवाल, इसमें लगभग 5,500 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें कि 2,500 से 3,000 बैंकर्स हैं, जिसमें कि मोर देन लगभग 1,500 लोग बैंक ऑफ इंडिया के हैं, लगभग 5 से 7 लोग स्टेट बैंक के हैं, लगभग 7 से 8 लोग कैनरा बैंक के हैं। तो आपकी बात आप जो कहना चाहते हैं लगभग 5-6 हजार बैंक कर्मियों तक आसानी से पहुंचता है। ये इन्होंने अपने स्पष्टीकरण दिए। अगर आपको भी लगता है कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो देसी पत्रकार मनीष महिवाल का दरबार आपके लिए खुला हुआ। आप हमारे कार्यालय में आए या जरूरत हो तो आप मुझे बुलाएं। आप जहां हैं पूरे बिहार में, मैं वहां आऊंगा, आपके बातों को सुनूंगा और अपने चैनल पर डालूंगा। धन्यवाद। देखते रहे देसी पत्रकार मनीष महिवाल।